हेलो, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एनपीए गुरुकुल। मैं अभिषेक कुमार पांडे आप सभी लोग का अपने यूट्यूब चैनल बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जो लोग भी इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में जो हमारी सीरीज़ है चाणक्य ज्ञान का, वो आज चौथा पार्ट है। ठीक है ना। बाकी सारे पार्ट मैंने इससे पहले बना के अपलोड कर चुका हूँ। तो जो लोग भी इस चैनल पर नए हैं या हमारी इस सीरीज से जुड़े हुए नहीं हैं, वो पिछले वीडियोस को देखें और अपनी नॉलेज को इन्हेंस करें। और एमसीक्यू में किस तरीके की स्ट्रेटेजी फॉलो होती है, किस तरीके के मेथड होते हैं एमसीक्यू को करने के, मैंने सब डिस्कस किया हुआ है। तो आप सभी लोग, जो लोग भी नए हैं, उन सभी पार्ट को देख लें ताकि वो स्ट्रेटजी आप लोगों को भी अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है ना। तो इस सीरीज़ में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, चाणक्य ज्ञान में हम लोग एमसीक्यू यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे हैं। एमसीक्यू का फॉर्मेशन क्या होता है या किस तरीके के होते हैं, तो सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ। जो लोग भी नए हैं, पुराने वालों को तो पता ही होगा, तो जो लोग भी नए हैं मैं बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले क्वेश्चन दे रखा होगा। वो क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। फिर हमारे पास ए बी सी डी करके ऑप्शन दिए होंगे, आपको उनको अच्छे से पढ़ना है। और फिर उसके अकॉर्डिंग, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको जो है ये इन्फ्रेंस करना है कि क्या पूछा जा रहा है। और जो भी पूछा जा रहा होगा, इन ऑप्शंस में वो बात कहीं ना कहीं दी हुई होगी। तो इनमें से एक आपको सूटेबल ऑप्शन जो है पिक कर लेना है। अगर इन केस कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो ऑप्शन इसमें दिया ही नहीं होता, कोई भी बात होती है तो एक ऑप्शन जरूर दिया होता है, नन ऑफ अबव। ठीक है ना। इनमें से कोई भी बात फॉलो नहीं करती है। ठीक है। तो ये ऑप्शन जरूर से जरूर दिया होगा। आई होप सभी लोगों को स्ट्रेटजी क्लियर होगी कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। तो सभी लोग जो है इस जो सीरीज़ में बने हुए हैं, उन्हें पता है कि स्ट्रेटजी क्या है, हम किस तरीके से क्वेश्चन को करते हैं। तो लेट्स बिगिन, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं तो पहला जो क्वेश्चन हम लोग का ये है। ठीक है ना। तो पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए मैंने स्ट्रेटजी सब लोग को बताई हुई है पहले से ही। जो लोगों जिनको नहीं पता है कि एमसीक्यू सॉल्व करने की क्या स्ट्रेटजी होती है, तो थोड़ा सा उनको ब्रीफ में मतलब जल्दी से बता देता। तो सबसे पहला जो मतलब मेन फोकस है, आपको पहले क्वेश्चन पे करना है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन ही आपने गलत पढ़ लिया तो बिल्कुल आंसर उसका आप कभी भी सही निकाल ही नहीं सकते। तो सबसे पहले रीडिंग पे फोकस करना है, आपको अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन हो या ना हो वो अलग बात है, लेकिन अभी हम लोग स्ट्रेटजी डेवलप कर रहे हैं, तो सबसे पहले काम यही है कि क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ा जाए। ठीक है ना। तभी हम लोग ये डिसाइड कर पाएंगे कि क्वेश्चन होगा भी या नहीं होगा। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन, यहाँ पे एमसीक्यू नंबर 1 दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग कवर्ड अंडर द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे कहने का मतलब है, ये जो क्वेश्चन ने जब मैंने पढ़ा तो यहाँ पे पहले समझने की कोशिश करते, जब मैंने क्वेश्चन पढ़ा तो इससे मेन जो इन्फ्रेंस निकल के क्या आया है। तो यहाँ पे जैसे मैंने क्वेश्चन को रीड आउट किया तो यह मुझे पता चला कि जो है मुझे डोमेस्टिक टेरिटरी जो इंडिया के अंदर है उसको बताना है कि उस टेरिटरी में कौन सी चीज़ें कवर की जाती हैं। मुझे नहीं पता अभी क्या पूछ रहा है, लेकिन मुझे इतना जरूर समझ में आया कि जो इंडियन टेरिटरी होती डोमेस्टिक, उसके अंदर जो भी चीज़ कवर की जाती होगी, जो ऑप्शन में से देख के मुझे बताना। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ के मुझे ये समझ में आया। तो ठीक है, अब मैं ऑप्शन पढ़ूंगा तो देखते हैं ऑप्शन में ये पूछना क्या चाह रहा है, मतलब क्या आगे का जो है इसका क्या ऑप्शंस हो सकता है। ठीक है ना। तो कंपनी इन इंडिया मैनेज और ओन बाय रसिया। ठीक है ना। एक कंपनी जो इंडिया में है, मैनेज और ओन करी जा रही है रशिया में, रशिया द्वारा। ठीक है। और जो सेकेंड ऑप्शन है, एन अमेरिकन कंपनी इन जापान, एन इंडियन कंपनी इन जापान। ठीक है ना। तो दूसरा ऑप्शन ये हो गया। तीसरा, स्टेट बैंक इन अमेरिका। और चौथा है एम्बेसी ऑफ चाइना इन इंडिया। तो ठीक है, तो हमें ये बताना है कि डोमेस्टिक जो टेरिटरी के अंदर इंडिया की है वो कौन सी चीज़ें आती है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो ऑप्शन ए रहने वाला है। ए कंपनी इन इंडिया मैनेज एंड ओन बाय रसिया। कहने का मतलब है कि अब इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कौन सी कंपनी आएगी उसको बताना। तो इंडिया की टेरिटरी की जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अगर वो कंपनी आएगी जो इंडिया में काम करती होगी,
लेकिन वो ओन दूसरे की कंट्री द्वारा भी किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये उसका राइट आंसर रहेगा। अगर कोई इंडियन कंपनी है और इंडिया में ही सारा काम करती है और इंडिया के द्वारा ही मैंने जो गवर्न की जाती है, तो वो भी राइट आंसर होता। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी बना दिया गया है। फिर देखिए बाकी हर जगह पे इंडिया का नाम कहीं ना कहीं आया हुआ है, ठीक है, इसीलिए काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन हो जाता है। लेकिन आपको हमेशा याद रखना है कि जो भी इंडिया की डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर जो भी कंपनी है, चाहे इंडिया में उसको रेगुलेट किया जाए या बाहर द्वारा, वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंतर्गत ही आएगी। मेन चीज़ होती है यहाँ पे टेरिटरी। तो आई होप ये जो चीज़ें बताई हैं आप सभी को कंफर्म हो गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। तो अब जो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम, ठीक है ना। जो हमारी नेशनल इनकम होती है उसके अंदर किन किन चीज़ों को जो है इंक्लूड किया जाता है। जैसे मैंने क्वेश्चन पढ़ा तो ये चीज़ें समझ में आया। अब मुझे नहीं पता क्या क्या चीज़ें इंक्लूड किया जाता है, लेकिन मैं फिर भी ऑप्शन देख के बताने की कोशिश करूँगा कि किन किन चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है और किन किन चीज़ों को इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है एक ऑप्शन दे रखा है रेंट, दूसरा इंटरेस्ट, तीसरा वेजेस है और चौथा जो है ऑल ऑफ द अबव आंसर दे रखा है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले जिन लोगों को नए हैं, जिन्हें नहीं पता एनआई क्या होता है। एनआई मतलब नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को शॉर्ट में बता देते हैं, मतलब ये तो एक अलग ही टॉपिक है, एक अलग ही दुनिया है, लेकिन फिलहाल शॉर्ट में बता देते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए डायमंड शेप है। डायमंड शेप हमारा इंडिया की तरीके कुछ ऐसे ही बनता है। मेरी ड्राइंग काफ़ी ख़राब है, मान लेते हैं इंडिया, ठीक है ना। अब इंडिया है, इसकी जो बाउंड्री के अंदर जो भी इनकम होगी, ठीक है ना, उसे जो है नेशनल इनकम माना जाएगा। नेशनल इनकम क्यों माना जाए, क्योंकि इंडिया एक नेशन है और उसकी बाउंड्री के अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज से जो भी इनकम हो रही है नॉर्मली जो है उसको जो है एनआई बोला जाता है। इसके लिए अलग अलग चीज़ें होती है, अलग अलग जो नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के मेथड होते हैं उन पे नहीं जाएंगे, लेकिन सिंपली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम ये समझ लेंगे कि एनआई क्या होता है। तो मतलब एक बाउंड्री के अंदर जो भी इनकम होगी इंडिया के लोगों की, उसे नेशनल इनकम माना जाएगा। अब दिमाग लगाते हैं, अब इस क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं रह गया। तो रेंट होगी, जब भी हम रेंट पे करेंगे तो किसी न किसी को देंगे, यानी उसकी इनकम होगी वो, तो ये राइट आंसर हो गया यानी। लेकिन हमेशा याद रखना है कि यहाँ पे एक ऑप्शन ये भी दे रखा है ऑल ऑफ द अबव, यानी हमें सारे ऑप्शन अब पढ़ने ही पड़ेंगे, चाहे पहला सही मिल गया हो नहीं मिल गया हो। और दूसरा है इंटरेस्ट। मान लीजिए इंटरेस्ट हमने बैंक से लोन लिया है, उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। जब उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, नहीं ये बैंक की इनकम होगी, यानी ये भी इंक्लूड किया जाएगा। अब जैसे ये दोनों ऑप्शन हो जाते हैं, आप चाहो तीसरे वाले को पढ़ो या ना पढ़ो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, अब सभी चीज़ें आ जाएंगी। यानी इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर 4 या डी होने वाला है, ऑल ऑफ द अबव। अब वेजेस, अब इसको भी समझ लेते हैं। जब हम किसी को मजदूरी देंगे तो किसी न किसी को मजदूरी मिलेगी, पैसा मिलेगा, उस मजदूर को मजदूरी मिलेगी। अब मजदूरी उसके लिए क्या है, उसके लिए इनकम है। यानी ये सभी चीज़ें जो हैं उसमें नेशनल इनकम में इंक्लूड की जाती हैं। सिंपल सी बात है। अब ये जो नेक्स्ट हम लोग की तरफ जो नेक्स्ट क्वेश्चन अब समझ मतलब सामने आया हुआ है, अब इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। हमारी स्ट्रेटेजी हर क्वेश्चन पे वही रहेगी, पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है क्या करने की कोशिश कर रहा है, तब ऑप्शन पे जाना है। ऐसा नहीं जल्दी जल्दी पढ़ गए फिर ऑप्शन पे ही जा चुके हैं, क्योंकि मैंने पिछले वीडियोस में आपको ये सब प्रैक्टिकल करके ही बताया। अगर आप जल्दी जल्दी में पढ़ते हैं तब क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, और आगे आने वाले दिनों में जो है मैं ये फिर से एक्सपेरिमेंट करूंगा, ताकि आप लोग को ये भी दिखा सकूं कि अगर आप ऐसी गलतियां करते हो तो उसका क्या नुकसान हो सकता है एग्जाम में। अब क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है हम लोग का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन स्टॉक। अब जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा कौन कौन कुछ चीज़ें दी हुई हैं, क्वेश्चन मैंने पढ़ा तो स्टॉक में किन किन चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है ये बताना है। यानी अब दिमाग में चल जाना चाहिए कि नीचे कुछ ना कुछ मतलब कुछ ना कुछ दिया होगा जिससे बताना है वो स्टॉक में इंक्लूड किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो सबसे पहले एक जो ऑप्शन आता है वेल्थ। वेल्थ मतलब सॉरी, वेल्थ वेल्थ मतलब संपत्ति। संपत्ति में कोई भी चीज़ हो सकती है, बर्तन हो सकते हैं या फिर जो है घर हो सकते हैं या फिर वगैरह जो बाकी चीज़ें हैं उनको वेल्थ में सब कुछ चीज़ें जो है इंक्लूड की जाती हैं, यूटेंसिल्स वगैरह, ठीक है। अब जो दूसरा ऑप्शन पढ़ेंगे, दूसरा है क्वांटिटी ऑफ मनी, ठीक है। यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ मनी को दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है। तीसरा ऑप्शन है क्वांटिटी ऑफ व्हीट स्टोर इन वेयर हाउस। तो देखिए स्टॉक मतलब होता है कि कोई भी चीज़, मतलब कह सकते हैं उसका जो कलेक्शन,
ठीक है ना। आप वेल्थ का कलेक्शन कर सकते हो, आप क्वांटिटी ऑफ मनी का कलेक्शन कर सकते हो, आप क्वांटिटी ऑफ वीट स्टोर इन अ वेयर हाउस, मतलब ये सभी चीज़ें हमारी जो है स्टॉक में इंक्लूड की जाएंगी। बात समझ में आया? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर 4 होने वाला है, यानी डी वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सर्विस आर कवर्ड अंडर द टेरिटरी सेक्टर, मतलब टेरिटरी सेक्टर के अंदर कौन सी जो है वो आती है सर्विस। माइनिंग, ठीक है, दूसरा है कम्युनिकेशन, तीसरा है एनिमल हस्बेंड्री और चौथा है कंस्ट्रक्शन। तो जब मैंने चारों ऑप्शन पढ़ लिए तो इसका जो राइट आंसर है वो कम्युनिकेशन, ठीक है ना। कम्युनिकेशन सर्विसेज को टेरिटरी सेक्टर के अंदर का जो है इंक्लूड किया जाता है। इसका कोई लॉजिक नहीं, सिंपल सा चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 5, इंक्रीज और एडिशन इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल इज नोन, मतलब यहाँ पे जो कहने की कोशिश कर रहा है कि जो जब भी हमारा स्टॉक ऑफ कैपिटल में कुछ चीज़ एडिशन होगा या इंक्रीज होगा, यानी इस पे जो है इंक्रीजमेंट होगा, ठीक है, वो चीज़ बढ़ जाएगी, तो उसको किस नाम से जानेंगे। अब देखिए यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक टाइप का ये पूछ लिया गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अब ऑप्शन पढ़ने की कोशिश करेंगे हमें जो सबसे अच्छा जो ऑप्शन जो सूटेबल होगा वो इसमें पिक किया जाएगा या फिल किया जाएगा। तो पहला यहाँ पे देखा है कैपिटल फॉर्मेशन, दूसरा है कैपिटल लॉस, तीसरा है कैपिटल प्रॉफिट और चौथा है नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे देखिए कि जब कैपिटल में एडिशन होगा तो कैपिटल प्रॉफिट नहीं हो सकता। बात समझ में आया? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा, उसमें से खर्चे घटाने की बात नहीं कर रहा। अगर वो खर्चे घटाने वगैरह की बात करता तो हम लोग ये मान लेते कैपिटल प्रॉफिट है, लेकिन वो स्टॉक कैपिटल के स्टॉक में जो है बढ़ोतरी की बात कर रहा है, तो तीसरा ऑप्शन नहीं होगा। फिर चौथा ये जो लॉस है, लॉस की तो कहीं बातें नहीं हो रही है, कहीं बात हो रहा है। और ये आता है फिर जो पहला ऑप्शन आता है कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल को फॉर्मेट कर देना यानी उसको बढ़ा देना, ठीक है ना। तो सेम बात यही की जा रही, जो ये बात यहाँ पे जो शब्द जो ये लाइनें लिखी हुई हैं उसे एक शब्द में कैपिटल फॉर्मेशन करते हैं। और यहाँ पे जो है नन ऑफ दी अबव का ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि हमें अपना ऑप्शन राइट मिल चुका है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर मतलब ऑप्शन नंबर 1 या ए इसका राइट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, पहले इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। कोल परचेज्ड बाय अ मैन्युफैक्चरर इज अ डैश, मतलब जब भी कोई कोल परचेज किया जाएगा तो मैन्युफैक्चरर के द्वारा तो उसको डैश बोला जाएगा। वाइल इट इज़ अ डैश, और ये चीज़ कुछ डैश है व्हेन परचेज बाय अ हाउस होल्ड, जब ये हाउस होल्ड होती है तो उसके लिए कुछ डैश है। तो अब ऑप्शन पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरमीडिएट एंड फाइनल, ठीक है, पहला ऑप्शन ये रहा। दूसरा ऑप्शन दे रखा फाइनल एंड इंटरमीडिएट, नहीं ये। और तीसरा जो ऑप्शन है कंजम्पशन है कैपिटल, और कैपिटल एंड कंजम्पशन, ठीक है ना। तो अब ये कोल की बात हो रही है तो कोल को कैपिटल या कंजम्पशन में ये ऑप्शंस कुछ संदिग्ध लग रहे हैं, तो पहला हम लोग जो है इसको हटा देते हैं। और जो बी वाला है फाइनल एंड इमीडिएट, ठीक है ना, हाउस होल्ड है तो वो इमीडिएट गुड्स कैसे हो सकता है, या फाइनल, वहाँ पे इसके लिए तो फाइनल शब्द यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे फाइनल शब्द दिया हुआ है, व्हेन इट इज़ अ फाइनल इट इज़ परचेज बाई अ हाउस होल्ड, जब ये चीज़ फाइनल हो जाएगी तब उसे हाउस होल्ड द्वारा परचेज किया जाएगा, यानी उससे पहले क्या होगी, वो इंटरमीडिएट होगी। कहने का मतलब है जब माइनर से कोई मैन्युफैक्चरर के द्वारा कोल परचेज किया जाएगा तो इंटरमीडिएट होगी, और जब ये चीज़ जो है फाइनल हो जाएगी तो उसे हाउस होल्ड द्वारा परचेज कर लिया जाएगा, ठीक है। तो ये इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। अब नेक्स्ट की तरफ हम लोग मूव ऑन करते हैं। अब यहाँ पे जो 7 वाला है वो क्या कह रहा है, वाई आर द इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूड द नेशनल इनकम वाइल मेजरिंग नेशनल इनकम, ठीक है ना। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि ये कहा जा रहा है जब देश की एनआई, जब इंडिया की एनआई यहाँ पे जो है ये डायमंड शेप इंडिया की जब एनआई निकाली जाएगी तो उसे इंटरमीडिएट गुड्स क्यों नहीं इंक्लूड किए जाएंगे। देखिए इंटरमीडिएट गुड्स वो जो है गुड होते हैं जो ना तो फाइनल होते हैं, फाइनल नहीं होते हैं, और ना तो वो एकदम प्राइमरी मोड पे होते हैं, यानी बीच वाले गुड्स को
यहाँ पे इंटरमीडिएट गुड्स कहा जाता है। एग्जाम्पल के थ्रू अगर बताना चाहेंगे, अब एग्जाम्पल में अगर हम लोग लेना चाहेंगे तो एग्जाम्पल में क्या एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल में जो हम एग्जाम्पल लेते हैं वो आता है रेशम का, ठीक है ना। रेशम सबको पता है, रेशम सिल्क या रेशम शायद दोनों एक ही चीज़ होती हैं। उन्हें उस का प्रोसेस क्या होता है, वो पहले कीड़े से जो है निकाला जाता है, उसके बाद उसका धागा बनाया जाता है। बात समझ में आया। अब इस धागे से कपड़े बनाए जाएंगे, यहाँ पे क्लॉथ, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब यहाँ से ये कीड़े से ये रेशम बनाया गया, रेशम का धागा, तो ये जो रेशम का धागा बनाया गया है ये इंटरमीडिएट है ना। तो अब ये पूरी तरीके से इसको जो कस्टमर यूज़ ही कर सकता है ना, तो ये अपने रॉ फॉर्म में है। तो इसका कहने का मतलब ये हमारा इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। और ये हमारा मैन्युफैक्चर्ड फॉर्म में कब आ जाएगा, या फुली यूज़ करने वाली प्रोसेस में कब आ जाएगा, जब उसके कपड़े बन जाएंगे। तो जो है इस हिसाब से रेशम को जो है हम लोग जो है इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं। तो आई होप सब लोग को पता चल गया होगा कि इंटरमीडिएट गुड्स क्यों बोला जाता है, ठीक है। अब जो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इंटरमीडिएट, तो अब जो इंटरमीडिएट से गुड्स होती है उन्हें एनआई में क्यों इंक्लूड नहीं किया जाता, तो ये ऑप्शन पढ़ते हैं पहले। क्यों, ऑप्शन में कुछ ना कुछ तो दे ही रखा होगा, पहले समझने की कोशिश करते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट गुड, ये एक पहला ऑप्शन दे रखा है। सेकंड ऑप्शन दे रखा है टू अवॉइड द डबल अकाउंटिंग, और जो तीसरा ऑप्शन दे रखा है टू डिक्रीज इनकम, और चौथा ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन तो ऐसे ही रॉन्ग होगा। क्यों रॉन्ग होगा कि इंटरमीडिएट गुड्स हैं उन्हें गुड्स में ही इंक्लूड किया जाता है, ठीक है ना। तो उनको गुड्स माना गया तो उन्हें गुड्स में ही इंक्लूड करेंगे, तो ये ऑप्शन गलत है। डिक्रीज इनकम, जब कोई गुड्स है उसको बेचेंगे तो इनकम डिक्रीज कैसे हो सकती है। टू अवॉइड डबल अकाउंटिंग, कहने का मतलब है कि जब भी इंटरमीडिएट गुड्स होती ना तो फुली फर्निश्ड होती है ना तो अपने रॉ फॉर्म में होती, मतलब कुछ पैसा इस पर इन्वेस्ट किया जा चुका है और कुछ इनकम मिलने वाली, मतलब बीच में है। अगर इसको इंक्लूड कर दिया जाएगा तो इसकी इनकम भी जोड़ ली जाएगी और इसकी इनकम भी जोड़ ली जाएगी, डबल इनकम जोड़ ली जाएगी। यानी जिसने जो है यहाँ पे रेशम बनाया था या फिर जिसने कीड़ा पाला था उसकी इनकम यहाँ पे जोड़ ली जाएगी एनआई में, और जब वो कपड़ा बेचेगा जो इनकम वो होगी वो भी जोड़ ली जाएगी। मतलब एक ही चीज़ की डबल इनकम जोड़ ली जाएगी, तो वो चीज़ गलत होगी। चीज़ एक ही है तो उसकी इनकम दो बार क्यों जोड़ी जाएगी, इसीलिए जो है इसे जो है डबल जो है अकाउंटिंग बोलते हैं। इसीलिए एनआई का जब भी ये एनआई कैलकुलेशन होता है तो उसमें जो है डबल अकाउंटिंग सिस्टम को अवॉइड किया जाता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो बी होने वाला है। अब क्वेश्चन नंबर 8, कैलकुलेट ऑफ नेशनल इनकम एट मार्क प्राइस इज नोन, मतलब कैलकुलेशन जब एनआई का किया जाता है जो मार्केट प्राइस पे किया जाता है उसको किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन देखिए लिखा है नॉन मॉनेटरी इनकम, सेकंड ऑप्शन दे रखा है रियल इनकम, थर्ड ऑप्शन दे रखा है मनी इनकम, और जो फोर्थ ऑप्शन दे रखा है नन ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो रियल इनकम होने वाला है, ठीक है। तो जो नेशनल इनकम जो जोड़ी जाती है मार्केट प्राइस पे उसे रियल इनकम माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, डैश मीन एस्टिमेटिंग द वैल्यू ऑफ गुड्स सर्विस मोर देन वंस, मतलब क्या ऐसी चीज़ है जिसे मान सकते हैं कि वैल्यू ऑफ गुड्स सर्विस का मोर देन वन हो चुका है। पहला यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखा है सिंगल काउंटिंग, फिर आ सकता है डबल मल्टीपल काउंटिंग, और तीसरा ऑप्शन जो दे रखा है डबल काउंटिंग, और फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ द अबव, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब मोर देन वंस उसको बोला जाएगा तो मल्टी काउंटिंग कुछ नहीं होता है। जो यहाँ पे जो टर्म यूज़ किया जाता है वो हमारा जो है वो सिंगल काउंटिंग तो हो नहीं सकता है, मल्टी काउंटिंग कोई टर्म नहीं है। जो हमारा मेन टर्म है वो डबल काउंटिंग है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर सी, ये तीसरा वाला जो आंसर है, तीसरा वाला ऑप्शन वो आंसर होगा। और जो आज का हमारा जो लास्ट एमसीक्यू है, व्हाट इज़ अ फिक्स्ड कैपिटल कंजम्पशन कॉल्ड, ठीक है ना। तो मतलब कहने का मतलब जब भी हमारी कोई फिक्स असेट है उसके कंजम्पशन जो लगातार उसका यूज़ हो रहा होगा उसको क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या क्या हो सकता है, इसके ऑप्शन पढ़ेंगे तब समझ में आएगा हम लोग को। तो पहला यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन, दूसरा है कैपिटल फॉर्मेशन, तीसरा है इन्वेस्टमेंट, चौथा है नन ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए इन्वेस्टमेंट तो बोलेंगे नहीं, एक तो कंजम्पशन की बात कर रहे हैं तो उसको जो है इन्वेस्टमेंट कैसे बोल सकते हैं। इन्वेस्टमेंट तो वो चीज़ होती है जब हम अपना पैसा
कहीं बाहर जो है बाहर इन्वेस्ट किया जाता है किसी चीज़ में जिससे इन फ्यूचर जो है हमें लाभ हो, ठीक है, तो उसे इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे गलत हो गई। तो जब जैसे ही गलत हुआ तो ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब है कि वो चीज़ बढ़ते जाना। अभी हम लोगों ने पढ़ा है तो यहाँ पे बढ़ोतरी की तो बात की नहीं है, यहाँ पे बात की जा रही है उसके उपभोग की, यानी वो चीज़ें कम हो रही हैं। तो जब कम होने की बात की जाती है तो उसे डेप्रिसिएशन बोला जाता है। जब भी हमारी जितनी भी असेट होती हैं, फिक्स असेट या फिर कैपिटल असेट होती हैं, उनको लगातार जब यूज़ करते हैं तो वो चीज़ें घटती जाती हैं। जब वो यूज़ करते हुए घटती जाती है तो इसको जो है हम लोग अकाउंटिंग टर्म में उसको डेप्रिसिएशन बोला जाता है। तो आज के लिए इतना ही। आज के सेशन में आई होप सभी लोग को वो नॉलेज गेन हुई होगी। अगर आप लोग जो लोग इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले दिनों में आपको जो है नोटिफिकेशन मिलती रहे, और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।